गुड मॉर्निंग। पार्ट 2, लाख की चूड़ियाँ। इस चैप्टर में एक बदलू नाम का आदमी होता है। वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है और अपने गांव में सेल बेचता है। लेकिन वो जब वो लाख की चूड़ियाँ बेचता है तो वो उस चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता है। वह वस्तु के बदले वस्तु लेता है। चूड़ियों की जगह चूड़ियाँ देता है और उसकी जगह वो अपने कुछ जो यूज़ चीज़ें होती है उस चीज़ों को वो लेता है। जैसे कभी अनाज ले लिया, कभी कपड़े ले लिए, ऐसे रोज़मर्रा की जो यूज़ वस्तुएं होती है उसको वो लेता है। लेकिन धीरे आजकल के इस मशीनरी युग ने उसका ये लाख की चूड़ियों का धंधा चौपट कर दिया। इसलिए वह निराश होता है और अब वह कांच की चूड़ियों का प्रचलन में वह कई भला बुरा उनको कहता है और गरीबी से अपना जीवन यापन करता है। इस चैप्टर में यही है कि बदलू कौन है। बदलू एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला है और वो गांव में बेचता है, वस्तु के बदले वस्तु लेता है, इसलिए वस्तु विनिमय हो जाता है। और मशीनी युग है तो इसलिए इस लाख की चूड़ियाँ समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। अब कांच की चूड़ियों का प्रचलन आ गया है। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं साथ साथ में बोलूँगी, वो आपको वीडियो देखकर अपनी कॉपी में लिखना है। मैं इसके उत्तर आंसर लिख के नहीं दूंगी आपको। जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। क्या बचा कर रखता था? मलाई। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा लेता था। कौन सी फसल होती थी उसके यहाँ? आम की। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह है कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। किसकी? लाख की गोलियां, जो लेखक को बहुत पसंद थी। अब इसके 2 क्वेश्चन हैं। बदलू लेखक को किसकी मलाई खिलाई? बदलू लेखक को किसकी मलाई खिलाई थी? गाय के दूध की मलाई। किसकी फसल होने पर लेखक क्या खाता था? आम की फसल होने पर लेखक आम खाता था। क्या की जगह वापस आम आ जाएगा। ये मैं उत्तर बता रही हूँ, लिख के नहीं दूंगी। फिर है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। कौन? लेखक। और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। हम भी अपने ननियाल जाते हैं, उसी तरह लेखक भी अपने ननियाल यानी मामा के घर गया था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई थी, यानी ट्रांसफ़र हो गई थी और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी। यानी छोटे बच्चों को ही रंग बिरंगी गोलियां अच्छी लगती है, जब बड़े हो जाते हैं तो अपना इन चीज़ों में मन नहीं लगता। पढ़ने में, पढ़ाई करने में या कुछ काम करने में अपना मन लगता है। अतः गाँव में होते हुए भी मैं कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी हर एक के नहीं, बहुत कम लोगों के हाथों में लाख की चूड़ियाँ देखी। शब्दार्थ बहुधा यानी बहुत बार, अवधि यानी समय, रुचि यानी शौक, विरले यानी किसी किसी की। प्रश्न, लेखक को किसकी और क्यों याद नहीं आई? लेखक को बदलू की याद नहीं आई क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका था। क्यों नहीं आई? क्योंकि वह बड़ा हो चुका था, वो धीरे धीरे उस बदलू को भूल गया था। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, लेखक जब दोबारा गांव पहुंचा तो उसने स्त्रियों की चूड़ियों में क्या अंतर पाया? लेखक जब गांव पहुंचा तो उसने स्त्रियों की चूड़ियों में लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां दिखाई दी उसको। लेखक जब दोबारा गांव पहुंचा तो क्या नजर आया उसको? अंतर क्या हुआ कि उसने जब औरतें
क्वेश्चन में तो इतना ही लिखोगे कि लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ नजर आई, बस। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की टूट कर उसकी कलाई में घुस गई। यानी जो कांच की चूड़ियाँ उसके हाथों में पहनी हुई थी वह टूट के हाथ में घुस गई, कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, यानी मामा जी बाहर गए हुए थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, उसको, लेखक को बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने जाऊं या आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। सहसा यानी अचानक, खाट यानी चारपाई। प्रश्न, लड़की कैसे घायल हो गई? लड़की आंगन में फिसलने से घायल हो गई। लड़की कैसे घायल हो गई? आंगन में फिसलने से। दूसरा क्वेश्चन, बदलू कहाँ लेटा था? बदलू नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अगला पैराग्राफ, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। पहले वो सो रहा था, फिर वो उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। और वो बूढ़ा हो चुका था और ये भी बड़ा हो चुके थे लेखक, तो वो पहचानना नामुमकिन हो गया था। निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। उसने अपना नाम, लेखक ने अपना नाम जनार्दन बताया। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। ये लेखक ने परिचय दिया है अपना। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी याद कर रहा था कि ये कौन है। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हम कभी किसी को भूल जाते हैं तो दिमाग में सोचते हैं, फिर अपन को याद आता है अचानक। वैसे ही उस लेखक को के साथ हो रहा है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। किस पर बैठते हुए? चारपाई पर। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और न ही बट्टी। ये दोनों चीज़ें उसको लाख की चूड़ियाँ बनाने में काम आती थी, इसलिए वो लेखक उन चीज़ों को देख रहा था, लेकिन उसको नज़र नहीं आई। शब्दार्थ, उत्तर यानी जवाब, निहारना मन एकटक देखना, परिचय यानी जानकारी, स्मृति पटल यानी यादों का पर्दा, अतीत यानी बीता हुआ समय, एकदम यानी अचानक और दृष्टि मन नजर। लेखक ने बदलू को अपना क्या नाम बताया? लेखक ने बदलू को अपना नाम जनार्दन बताया। बदलू कहाँ पर बैठा था? बदलू खाट पर बैठा था। अचानक काम नहीं करते काका? आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब। यानी आजकल मशीनरी युग हो गया है, सब कांच की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनते हैं। लाख की चूड़ियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनरी युग? न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में ही होती है, लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। शब्दार्थ, प्रचार यानी फैलाव, परिचय यानी मशीनरी, प्रचार माने फैलाव और परिचय, मशीनरी युग यानी मशीनों का अधिक उपयोग। प्रश्न, बदलू का काम कई सालों से क्यों बंद था? बदलू का काम कई सालों से इसलिए बंद था क्योंकि आजकल जगह जगह गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया था। बदलू का काम इसलिए बंद था क्योंकि आजकल गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया था। सेकंड क्वेश्चन, बदलू ने आज के युग को मशीनरी युग क्यों कहा? क्योंकि आजकल सब काम मशीन से होता है, इसलिए आज के युग को मशीनी युग कहा। आजकल सब काम मशीन से होता है, इसलिए बदलू ने आज के युग को मशीनरी युग कहा। ओके।
ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, लिख के नहीं दूंगी। नाजुक तो फिर होता है ही लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, लेखक को लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ यानी उम्र के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो हाथों में ये लाइनें दिखाई देने लगती है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने में से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। मतलब उसने वापस बोला कि मुझे दमा नहीं है, मुझे कुछ दिनों के लिए खांसी होती है ना, कुछ चीज़ खाने में आ जाती है, वो अपना आप ठीक हो जाती है, वैसी खांसी बताया उसने। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने के हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब देखो शब्दार्थ, दमा यानी सांस की बीमारी, अवस्था यानी आयु, ढल चुका यानी दुर्बल हो चुका, भाप ली यानी जान ली, फसली यानी ऋतु के बदलने से होने वाली खांसी, व्यथा यानी दुख, मशीनी युग में मशीनों का प्रयोग होने वाला, हाथ काट देना यानी बेरोजगार बना देना। अब इसके क्वेश्चन, बदलू के शरीर की दशा कैसी हो चली थी? बदलू के शरीर की दशा, वह उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ और पैर, हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। मतलब उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। दशा कैसी हो गई थी? बदलू के शरीर की दशा कमज़ोर हो गई थी, कमज़ोर हो चली थी। ये लिखा है मैंने, लेकिन बोल के बता दिया। आप उस पे बोलने वाले पे ध्यान दोगे। बदलू ने अपनी खांसी का क्या कारण बताया? बदलू ने अपनी खांसी का कारण बताया कि यह ऋतु बदलने से होने वाली खांसी है और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। यानी ये फसली खांसी है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। बदलू ने अपनी खांसी का कारण फसली खांसी होना बताया। अब आगे पैराग्राफ, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। माने वो बीमारी की बात चल रही थी। जिससे बीमार होता है तो उसको बार बार कोई चीज़ का बारे में पूछते तो उसको ज़्यादा यूँ होता है कि मैं बीमार हो गया। तो उसने, लेखक ने इस बात को चेंज किया और फसल के बारे में पूछने लगा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब इसके क्वेश्चन आंसर, पश्चात यानी पीछे, लहकर खुश होकर, मुखातिब यानी सामने आना, माफ यानी क्षमा करना। लेखक ने विषय बदलते हुए क्या कहा? लेखक ने विषय बदलते हुए कहा कि आपकी फसल कैसी है, फसल के बारे में पूछने लगा। फिर बदलू ने किस बात पर लेखक से माफ़ी मांगी? बदलू ने लेखक से आम नहीं खिलाया इसलिए माफ़ी मांगी। आम के चक्कर में माफ़ी मांगी थी। बदलू ने लेखक को आम नहीं खिलाया या आम नहीं खिलाने के कारण माफ़ी मांगी। अब गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बगत में खा जाता। बगत यानी वक्त में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो,
सिंदूर वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। शब्दार्थ साल यानी वर्ष, ढेर से यानी बहुत से, शहर यानी शहर में रहने वाला, उम्र यानी आयु, चौगुने यानी 4 गुना, भगत यानी वक्त, समय यानी बार, वक्त यानी समय, भगत वक्त, समय और बार, सिंदूर यानी सिंदूर रंग के। रज्जो कितने आम लाई थी? रज्जो एक डलिया भर के आम लाई थी, एक टोकरी, डलिया यानी टोकरी भर के आम लाई थी। बदलू ने गाय को क्यों बेच दिया? बदलू ने गाय को कमाई कम होने के कारण गाय को बेच दिया, क्योंकि गाय को घास चाहिए जो उसको नहीं खिला सकता था। कमाई कम होने के कारण गाय को घास नहीं खिला सकता था, इसलिए उसने गाय को बेच दिया। ये क्वेश्चन होना चाहिए, मैं बाद में बताऊंगी नहीं आपको। रज्जो ने 4-5 आम अंजुल में लेकर यानी ऐसे करके लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी जच रही थी, अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही है, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। मतलब वो लाख की चूड़ियों का आखिरी जोड़ा यही था जो उसकी बेटी पहन रही है। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था उसने। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी सस्ते में मांग रहा था जमींदार और उसको पसंद नहीं था। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। यानी इस मशीन के युग में भी अपने जिस वो चीज़ का जितनी कीमत लेता था वो उतनी कीमत मांग रहा था और उसने हार नहीं मानी कि नहीं, मैं कौड़ियों के भाव में ये चीज़ नहीं दूंगा। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब क्वेश्चन अंजुली यानी हथेली, निगाह यानी नज़र, दृष्टि, टिटकना यानी रुकना, फब यानी खिलना, खिल यानी जचना, 10 आने यानी 60 पैसे, प्रसन्नता यानी खुशी। लेखक की नज़र रज्जो की कलाई पर क्यों ठिठक गई? लेखक की नज़र रज्जो की कलाई पर लाख की चूड़ियों देखकर ठिठक गई। लेखक की नज़र रज्जो की कलाई पर लाख की चूड़ियाँ देखकर ठिठक गई। फिर लाख की चूड़ियों के जोड़े के विषय में बदलू ने लेखक को क्या बताया? लाख की चूड़ियों के जोड़े के विषय में बदलू ने बताया कि यह आखिरी जोड़ा है, जमींदार की बेटी की शादी के लिए बनवाया था, जो मुझे 10 आने दे रहे थे और मैंने उसको मना कर दिया। लाख की चूड़ियों के जोड़े के विषय में बदलू ने लेखक को यह बताया कि यह आखिरी जोड़ा है, जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, जमींदार की बेटी की शादी में के लिए बनाया था। अब उसने सस्ता 10 आने देने के लिए मुझे बोला, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। यहाँ से ये भी लिख सकते हो आप। ये मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सब बता दिए। अब आप ये पूरा करोगे जो यहाँ से शुरू हुआ ना, अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से पढ़ा तो इसके शब्दार्थ करोगे सभी। और क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 क्वेश्चन आपको करने हैं और प्लस इसके प्रश्न उत्तर भी आपको, ये शब्दार्थ भी आपको करने हैं। 16 क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे ही हैं और शब्दार्थ ये सब आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और आगे वाले कहानी से ये वाले क्वेश्चन में जो टिक लगा रही हूँ वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी, उसको देख के कर लेना। 5 क्वेश्चन ये और ये इसका क्वेश्चन का उत्तर भेजूँगी और ये दोनों सामने लिखे हुए जो इसकी पिक भेज दूँगी। ओके, 16 क्वेश्चन ये छोटे छोटे करने हैं, प्रश्न 16 तक व शब्दार्थ करना है, करें। ओके, ये आपको काम करना है।